नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब 088 पर। आज की क्लास के अंतर्गत अध्ययन करेंगे कक्षा 8 की बुक जो हमारा राजस्थान है उसका अध्ययन करेंगे, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। और कक्षा जो 8 जिसकी बोर्ड है उसके लिए तो उपयोगी है ही। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। मराठा शक्ति को सर्वप्रथम संगठित किसने किया था? शिवाजी ने। यानी मराठा शक्ति को सर्वप्रथम शिवाजी ने संगठित किया। यानी मराठा शक्ति को संगठित करने का कार्य किसने किया? शिवाजी ने। तो आपसे पूछ सकते हैं मराठा शक्ति को संगठित करने का कार्य किसके द्वारा किया गया? तो शिवाजी के द्वारा। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात, यानी औरंगजेब की मृत्यु कब होती है? 1707 में। उनके पश्चात मराठा शक्ति ने उत्तर भारत में विस्तार की नीति अपनाई। यानी जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 में, उसके बाद मराठा शक्ति ने किसकी ओर विस्तार किया था? उत्तर भारत में विस्तार की नीति अपनाई, जिससे वे मालवा व गुजरात में आक्रमण करने लगे। यानी जब जैसे ये भारत का मैप है, यहाँ ये मराठा है, अब यहाँ उत्तर भारत में जब ये विस्तार करना चाहते हैं तो बीच में जो ये मालवा क्षेत्र आ रहा है और गुजरात वाला क्षेत्र आ रहा है, तो इनके ऊपर आक्रमण करना ज़रूरी है। इनको ही आक्रमण करके जीत से ही वो आगे बढ़ सकते हैं। मराठों का मालवा व गुजरात पर आक्रमण राजस्थानी शासकों के लिए चिंता का विषय बन गया। यानी जब मराठा ने मालवा पर आक्रमण किए और गुजरात पर आक्रमण किए तो राजस्थान के जो शासक थे उनकी चिंता बढ़ गई। राजस्थान में सर्वप्रथम 1711 ईस्वी में मराठों ने मेवाड़ में प्रवेश किया। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। मराठा राजस्थान में कब प्रवेश करते हैं? 1711 ईस्वी में। और कहाँ पर? मेवाड़ के अंतर्गत। यानी राजस्थान में सर्वप्रथम 1711 ईस्वी में मराठों ने मेवाड़ में प्रवेश किया। 1720 में पेशवा बाजीराव ने मराठा ध्वज यानी अटक से कटक तक फहराने का लक्ष्य निर्धारित किया। यानी 1720 में पेशवा बाजीराव ने मराठा ध्वज को कहाँ से? अटक से कटक तक फहराने का लक्ष्य निर्धारित किया। अतः उत्तर भारत की ओर मराठा अग्रसर होने लगे और 1726 में मराठों ने कोटा व बूंदी पर आक्रमण किए। यानी आपसे पूछ सकता है भाई कोटा और बूंदी पर आक्रमण कब की? 1726 ईस्वी में। और इसके पश्चात डूंगरपुर और बांसवाड़ा पर आक्रमण कब किया था? 1728 के अंतर्गत। यानी यहाँ से अच्छे फैक्ट है, कोटा और बूंदी पर आक्रमण किया था 1726 में और डूंगरपुर और बांसवाड़ा के ऊपर 1728 के अंतर्गत। और वहाँ के शासकों ने खिराज देना स्वीकार कर लिया। अब आपसे पूछ सकते हैं कि भाई खिराज क्या होता है? तो कृषि भूमि पर लगने वाला कर क्या कहलाता है? खिराज। यानी जो कृषि योग्य भूमि है उसके ऊपर जो कर लगाया जाता है उसको क्या कहा जाता है? खिराज। 22 अप्रैल 1734 ईस्वी में मराठाओं ने बूंदी के शासक बुद्ध सिंह को पुनः वहाँ का शासक बनाया था। यानी जो बुद्ध सिंह पहले बूंदी के शासक थे उनको वापस 22 अप्रैल 1734 में मराठाओं के सहयोग से बुद्ध सिंह को वापस वहाँ का शासक बनाए गए। यानी जो बुद्ध सिंह थे वो जयपुर के जो शासक थे सवाई जय सिंह, उनके बहनोई थे और आपसी कुछ अनबन के कारण इनको यहाँ से शासक से हटा दिया जाता है और वापस मराठाओं के सहयोग से ये 22 अप्रैल 1734 में शासक बनते हैं। ये मराठाओं का राजस्थान की राजनीति में प्रथम हस्तक्षेप है।
यानी राजस्थान में प्रवेश करते हैं ना, वो तो करते हैं 1711 में मराठा करते हैं मेवाड़ में, लेकिन राजनीति के अंतर्गत हस्तक्षेप होता है ना, वो होता है 22 अप्रैल 1734। कहाँ से? बूंदी से। इससे यहाँ के शासक भयभीत होने लगे। उन्होंने मराठाओं के विरुद्ध कोई ठोस नीति बनाने का निर्णय लिया। अब आगे पढ़ते हैं हुरडा सम्मेलन। ये सम्मेलन होता कब है? 17 जुलाई 1734, जो हुरडा भीलवाड़ा के अंतर्गत है, वहाँ पर यह सम्मेलन बुलाया जाता है। अब इसका उद्देश्य क्या था? मराठाओं की जो बढ़ती शक्ति है उसको रोकना। यानी जो मराठाओं की जो शक्ति दिन ब दिन बढ़ रही, उस शक्ति को रोकने के लिए राजपूत राजाओं ने 17 जुलाई 1734 को हुरडा सम्मेलन बुलाया था। और ये हुरडा जगह कहाँ पर है? भीलवाड़ा के अंतर्गत। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? आपसे पूछ सकते हैं। जो हुरडा सम्मेलन है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जगत सिंह, महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने। यानी हुरडा सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय। और इसके अंतर्गत आमेर से आई थी सवाई जय सिंह। यानी ये हुरडा सम्मेलन बुलाया किसने था? आमेर के सवाई जय सिंह ने बुलाया था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने। और जोधपुर के कौन आए थे? अभय सिंह। नागौर से कौन आए थे? बख्त सिंह। कोटा के महारावल दुर्जनशाल शासक यहाँ आए थे। और बीकानेर से थे जोरावर सिंह। बीकानेर से कौन थे? जोरावर सिंह। और कोटा के ये दलेल सिंह थे, वो बूंदी के थे। तो एक बूंदी का भी याद रखना भाई। दलेल सिंह बूंदी से थे। और करौली से थे वो गोपाल दास करौली से थे। और राजसिंह थे, वो थे किशनगढ़ से। अब इसके अंतर्गत एक इस सम्मेलन में एक अहदनामा तैयार किया था, नहीं समझौता हुआ था। क्या समझौता था वो देखते हैं कि भाई इस सम्मेलन का किया गया ना, क्या समझौता किया गया था। इससे ये निश्चित हुआ कि सभी एक दूसरे के साथ मिलकर रहेंगे। यानी इसमें यह कहा गया कि सभी एक दूसरे के साथ मिलकर रहेंगे। एक का शत्रु व मित्र दूसरे का शत्रु और मित्र होगा। अगर कोई भी नई योजना सभी मिलकर बनाएंगे। और वर्षा ऋतु के पश्चात रामपुरा में सभी एकत्रित होंगे। कहाँ पर? रामपुरा के अंतर्गत एकत्रित होंगे। किंतु ये सभी शर्तें कागज तक ही सीमित रही, होकर रह गए और इसकी कोई भी पालना नहीं की गई। यानी इसके अंतर्गत ये कहा गया, आपसे पूछ सकते कि जो हुरडा सम्मेलन है इसमें क्या समझौते हुआ था। तो इसके अंतर्गत ये कहा गया कि भाई एक दूसरे के साथ मिलकर रहेंगे। एक का शत्रु व मित्र दूसरे का शत्रु व मित्र होगा। कोई भी जो योजना बनाई जाएगी वो सब मिलकर निश्चित करेंगे। और वर्षा ऋतु के बाद रामपुरा में सभी क्या होंगे? एकत्रित होंगे। लेकिन इसकी कोई भी पालना नहीं की गई थी। राजपूत शासक जाति, भाषा, रीति रिवाज, परंपरा की दृष्टि से समान थे, फिर भी उनमें एकता का क्या था? अभाव था। यानी राजपूतों के अंतर्गत एकता का क्या था? अभाव था। आमेर के सवाई जय सिंह की उदासीनता व निर्णयों की अस्पष्टता ने मराठा के विरुद्ध नीति को असफल बना दिया। यानी उनके मराठों के विरुद्ध नीति अपनाई जा रही थी, उसमें ये सवाई जय सिंह की जो उदासीनता, वो निर्णय की अस्पष्टता है, वो उभर कर सामने आती है, जिसके कारण मराठाओं के विरुद्ध जो नीति अपनाई जाती थी या अपनाई गई थी वो असफल हो गई थी। इससे मराठाओं का राजस्थानी शासकों पर पूर्ण
प्रभुत्व बढ़ता गया और पेशवा बाजीराव ने राजस्थान नीति का आकलन करने के लिए, यानी पेशवा बाजीराव ने राजस्थान नीति का आकलन करने के लिए अपनी माता, अपनी माता राधाबाई को 1735 ईस्वी में राजस्थान में तीर्थ यात्रा पर भेजा। यानी राजस्थान का क्या करना है, आकलन करना है। इसीलिए पेशवा बाजीराव ने अपनी माता राधाबाई को 1735 में राजस्थान में तीर्थ यात्रा पर भेजा और अपनी माता के सम्मान सहित सकुशल लौट आने पर पेशवा बाजीराव अगले ही वर्ष राजस्थान के दौरे पर आए। वे वहाँ से चौथ वसूली शुरू कर दी थी। अब आगे पढ़ेंगे राजस्थान के उत्तराधिकारी संघर्ष में मराठाओं की क्या भूमिका होती है। अठारहवीं शताब्दी में राजस्थान के राजपूत शासकों में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष होने लगे। यही कारण था कि मराठाओं को उत्तराधिकार के निर्णय में दखल देने का क्या मिल गया था, अवसर मिल गया था। यानी उत्तराधिकार को लेकर राजपूत शासकों के बीच में जो संघर्ष हुए, इनका फायदा किसके द्वारा उठाया गया था, मराठाओं के द्वारा उठाया गया। अब सबसे पहले पढ़ेंगे जयपुर उत्तराधिकारी संघर्ष। उदयपुर के महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री चंद्र कंवर बाई का विवाह सवाई जय सिंह के साथ 1708 में इस शर्त पर हुआ कि मेवाड़ की राजकुमारी से उत्पन्न पुत्र ही जयपुर के सिंहासन पर बैठेगा। यानी यहाँ पर आप देखो 1708 के अंतर्गत एक देबारी समझौता होता है। कौन सा समझौता? देबारी समझौता। देबारी समझौता होता है। इसके अंतर्गत मेवाड़ के तो थे अमर सिंह द्वितीय, मारवाड़ से थे अजित सिंह और आमेर से थे सवाई जय सिंह। यानी मेवाड़ से कौन थे? अमर सिंह द्वितीय, मारवाड़ से थे अजित सिंह और आमेर से थे सवाई जय सिंह। अब यहाँ पर क्या शर्त रखी गई थी कि अमर सिंह द्वितीय की पुत्री थी चंद्र कंवर, इसका विवाह आमेर के शासक सवाई जय सिंह से किया गया और अजित सिंह जो मारवाड़ के शासक थे, उनकी पुत्री थी सूरज कंवरी, उनका भी विवाह सवाई जय सिंह के साथ में हुआ। और जो अमर सिंह द्वितीय की पुत्री थी चंद्र कंवर, उनसे उत्पन्न होने वाला पुत्र था माधो सिंह और सूरज कंवरी से उत्पन्न होने वाला शासक था ईश्वरी सिंह। तो फिर आगे किस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है? इसमें यह शर्त रखी गई कि भाई चंद्र कंवरी और सवाई जय सिंह से जो पुत्र उत्पन्न होगा वो ही सिंहासन के ऊपर बैठेगा। और कौन सा पुत्र उत्पन्न हुआ? माधो सिंह। फिर 1743 के अंतर्गत सवाई जय सिंह की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तब मेवाड़ की राजकुमारी चंद्र कंवर बाई से उत्पन्न पुत्र माधो सिंह ने अपने मामा जगत सिंह द्वितीय के सहयोग से सवाई जय सिंह के ज्येष्ठ पुत्र ईश्वर सिंह को चुनौती दी। यानी माधो सिंह के मामा जगत सिंह द्वितीय कौन थे? जगत सिंह द्वितीय। और जो
हुडा सम्मेलन के अध्यक्ष थे ना, वही थे महाराणा जगत सिंह द्वितीय। उनके सहयोग से सवाई जयसिंह के ज्येष्ठ पुत्र जो ईश्वरी सिंह थे, यानी जो सूरज कंवर से उत्पन्न हुए थे, उनको क्या दी गई थी? चुनौती दी गई थी। मराठा सरदार मल्हार राव होलकर द्वारा माधो सिंह का पक्ष लिया गया, यानी मराठा सरदार मल्हार राव होलकर द्वारा किसका पक्ष लिया गया था? माधो सिंह के। मल्हार राव होलकर ने किसका पक्ष लिया? माधो सिंह का। ईश्वरी सिंह व माधो सिंह के मध्य एक युद्ध होता है राजमहल का युद्ध, और दूसरा होता है बगरू का युद्ध। तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि भाई राजमहल का युद्ध कब हुआ? तो राजमहल का युद्ध होता है 1747। 1747 के अंतर्गत कौन सा युद्ध होता है? राजमहल का। और इसके अंतर्गत कौन विजय होता है? ईश्वरी सिंह विजय होता है। और फिर अगले साल 1748 के अंतर्गत 1748 के अंतर्गत दूसरा युद्ध होता है, वो होता है बगरू का युद्ध। कब होता है? 1748 के अंतर्गत बगरू का युद्ध। इस युद्ध के अंतर्गत, बगरू के युद्ध के अंतर्गत विजय होते हैं माधो सिंह। तो आपसे पूछ सकते हैं राजमहल का युद्ध 1747, विजय कौन होते हैं? ईश्वरी सिंह। और 1748 के अंतर्गत बगरू का युद्ध होता है, जिसके अंतर्गत विजय होते हैं माधो सिंह। अपने सेनापति हरगोविंद नट्टानी की कूटनीतिता के कारण ईश्वरी सिंह को क्या करनी पड़ी? आत्महत्या करनी पड़ी। यानी ईश्वरी सिंह के जो सेनापति थे हरगोविंद नट्टानी, इनकी कूटनीतिकता के कारण ईश्वरी सिंह को क्या करनी पड़ी? आत्महत्या करनी पड़ी। और माधो सिंह मराठाओं के सहयोग से जयपुर का क्या बन जाता है? शासक बन जाता है। तो ये जयपुर उत्तराधिकारी संघर्ष थोड़ा एक बार अच्छी तरीके से पढ़ना, आपको आराम से याद हो जाएगा। अब पढ़ेंगे जोधपुर उत्तराधिकारी संघर्ष। जोधपुर उत्तराधिकारी संघर्ष। जयपुर की भांति जोधपुर में भी मराठाओं ने हस्तक्षेप किया, यानी मराठा धीरे धीरे पूरे राजस्थान में हस्तक्षेप करने लगे। मराठा ने जोधपुर में भी हस्तक्षेप किया। वहाँ भी राम सिंह और बख्त सिंह के मध्य उत्तराधिकारी संघर्ष प्रारंभ हो गया था। यानी यहाँ से आप थोड़ा ध्यान रखोगे, एक शासक होता है जिसका नाम है अभय सिंह। कौन होते हैं? अभय सिंह। अभय सिंह का भाई होता है बख्त सिंह, और अभय सिंह का पुत्र कौन होता है? राम सिंह। तो दोनों ही, ये अभय सिंह को हटाकर बख्त सिंह शासक बनता है, और फिर इनके बीच में राम सिंह जो अभय सिंह का पुत्र है और चाचा बख्त सिंह के बीच में उत्तराधिकारी संघर्ष होता है, और दोनों ही मराठों की सहायता के प्रयास में जुट गए, और पेशवा सिंधिया वे होलकर का से बढ़ गया था। अतः राम सिंह को राज्य का आधा भाग मिल गया था। यानी किसको? राम सिंह को राज्य का आधा भाग मिला। और मारवाड़ का विभाजन तो नहीं हुआ, अपितु उसकी आर्थिक दशा सोचनी होगी ना, आर्थिक स्थिति बिगड़ गई थी। व्यापार नष्ट हो गए, कृषि बर्बाद हो गई, मराठों की मांगें दिन ब दिन बढ़ती गई, वे कोई समझौता करने पर सहमत नहीं थे। वो ये था जोधपुर उत्तराधिकारी संघर्ष। आगे पढ़ेंगे मेवाड़ में उत्तराधिकारी संघर्ष। किसके बारे में? मेवाड़ के बारे में। मेवाड़ उत्तराधिकारी संघर्ष। यानी 1761 में महाराणा राजसिंह द्वितीय की मृत्यु होने पर अरिसिंह को मेवाड़ के राज सिंहासन पर बैठा दिया गया। यानी राज सिंह द्वितीय की मृत्यु के बाद अरिसिंह को मेवाड़ के राज सिंहासन पर बैठा दिया गया। अब राजसिंह द्वितीय का पुत्र था रतन सिंह।
और ये राज सिंह द्वितीय के चाचा थे अरि सिंह। तो फिर इनके बीच में क्या हो जाता है, उत्तराधिकारी संघर्ष। इसके कुछ समय बाद मेवाड़ गद्दी के भी दो दावेदार हो गए, एक अरि सिंह और दूसरा रतन सिंह। यानी वही रतन सिंह कौन थे, राज सिंह द्वितीय का पुत्र, और अरि सिंह कौन थे, रतन सिंह के, ये राज सिंह द्वितीय के चाचा। दोनों ने मराठों से सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया। फलस्वरूप गृह युद्ध में मराठा हस्तक्षेप होने लगा, जिससे मेवाड़ की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक व राजनीतिक प्रगति के मार्ग अवरुद्ध हो गए। यानी विकास बिल्कुल कम होने लगा, आर्थिक स्थिति डावाडोल हो गई थी। और राजस्थान के शासकों के तो पारस्परिक वैमनस्य के कारण मराठाओं का राजस्थान के अंतर्गत तो हस्तक्षेप बढ़ता गया और यहाँ का विकास अवरुद्ध होने लगा। अब आगे बढ़ें, अंग्रेजों से उन्होंने क्या की, संधियाँ की थी। यानी ये मराठाओं से इतने परेशान हो गए, मराठा पिंडारियों से इतने परेशान हो गए कि इनको संधि करनी पड़ी। किनसे, अंग्रेजों से। मुगल साम्राज्य के पतन और मराठाओं द्वारा फैलाई गई अराजकता ने राजपूत शासकों, सामंतों और प्रजा में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक अव्यवस्था उत्पन्न कर दी। ऐसी स्थिति में राजस्थान की तरफ अंग्रेजों का स्वाभाविक झुकाव हुआ। वे अपनी शक्ति के विस्तार और अन्य राजनीतिक, आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए राजपूत शासकों से मैत्री या मित्रता करने के लिए उत्सुक हुए। अतः 1817 और 18 ईस्वी में राजपूत शासकों से अंग्रेजों ने संधियां क्या कर दी थी, प्रारंभ कर दी थी। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा, राजस्थान के राज्यों में सर्वप्रथम 29 सितंबर 1803 को भरतपुर राज्य ने अंग्रेजों के साथ संधि स्वीकार की थी। और 29 सितंबर 1803 किसने संधि स्वीकार की थी, भरतपुर में। और उस समय भरतपुर के शासक थे रणजीत सिंह। यानी शाइक संधि की थी। जो शाइक संधि के समय कौन थे, वेलेजली। 1818 ईस्वी तक सिरोही को छोड़कर सभी राज्यों ने कंपनी का संरक्षण स्वीकार कर लिया था। यानी सबसे पहले 1803 और आखिर में 1818 तक सिरोही को छोड़कर बाकी सभी ने कंपनी से क्या कर ली थी, संधि स्वीकार कर ली थी। केवल मारवाड़ के विरोध के कारण सिरोही से तत्काल संधि नहीं हो सकी। यानी सिरोही से संधि नहीं होने का कारण क्या था, मारवाड़ के विरोध के कारण। और 1823 ईस्वी में संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। 1823 में भी ये सिरोही ने भी संधि पर क्या कर लिए, हस्ताक्षर कर दिए थे। और उस समय सिरोही का शासक कौन था, शिवसिंह। यानी 1823 के अंतर्गत जब सिरोही ने भी संधि स्वीकार कर ली थी, तो उस समय सिरोही के शासक कौन थे, शिवसिंह। इस प्रकार अल्प समय में संपूर्ण राजस्थान अंग्रेजों के संरक्षण में आ गया। अब इस संधि के क्या परिणाम निकलकर सामने आए, यानी आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि भाई संधि की क्या परिणाम निकलकर सामने आए थे। यानी 1817 और 1818 ईस्वी में संधियों के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को दिए जाने वाले खिराज से देसी शासकों की आर्थिक स्थिति क्या हो गई थी, खराब हो गई। यानी जो देसी शासक थे, राजा महाराजा थे, उनकी आर्थिक स्थिति क्या हो गई थी, बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। यानी अंग्रेजों को दिए जाने वाले खिराज के कारण। अब यहाँ से पूछ सकते हैं भाई खिराज क्या है, कृषि भूमि पर लगने वाला कर। अंग्रेजों को शासकों के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करने का भी अवसर
मिल गया। अब अंग्रेजों को जो शासक थे, शासकों के जो आंतरिक मामले, उस आंतरिक मामलों के अंतर्गत भी वो क्या करने लगे थे, हस्तक्षेप करने लग गए थे। अंग्रेजों ने भी शासकों को सामंतों के विशेष अधिकार तथा शक्ति नष्ट करने हेतु दबाव डाला। यहाँ से जो शासक थे, यानी जो सामंत, जो विशेष अधिकार थे और उनकी शक्तियाँ थी, वो भी क्या हो गई थी, नष्ट। इससे सामंतों की प्रतिष्ठा को भी हानि पहुंची। स्वदेशी व्यापार, उद्योग, हस्तशिल्प नष्ट होने लगे। राजस्थान में ईसाई मशीनरियों का प्रवेश होने से उन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार प्रारंभ कर दिया और इसकी जनसाधारण में तीव्र प्रतिक्रिया हुई, जो आगे चलकर 1857 ईस्वी के संग्राम में परिवर्तित होती है। यानी सभी कारणों के कारण फिर जाकर 1857 की क्रांति शुरू होती है। तो ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इसकी कुछ शब्दावली दी गई है आपको। अहदनामा क्या होता है, इकरारनामा, या इसको समझौता पत्र, प्रपत्र भी कहते हैं। चौथ क्या होता है, मराठाओं द्वारा अन्य शासकों से लिए जाने वाला सुरक्षा कर क्या कहलाता है, चौथ। और खिराज क्या होता है, कृषि भूमि पर लगने वाला कर। तो इस चैप्टर के कुछ अभ्यास प्रश्न है, उसके बारे में चर्चा करें। तो निम्न में से हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी, तो महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की थी। इसके अंतर्गत आमेर से कौन थे, जय सिंह, अभय सिंह। तो इसका पहला राइट हो गया है महाराणा जगत सिंह द्वितीय। फिर है रिक्त स्थान, जिसके अंतर्गत मराठा शक्ति को सर्वप्रथम शिवाजी ने संगठित किया था। और राजस्थान के अंतर्गत ये अंग्रेजों जो संधि करने वाले थे, साइक संधि, वो सर्वप्रथम भरतपुर ने की थी 29 सितंबर 1803 में। कुछ अति लघुरात्मक प्रश्न है। पेशवा बाजीराव की मराठा नीति क्या थी, यानी जो पेशवा बाजीराव थे उनकी मराठा नीति क्या थी, तो पेशवा बाजीराव की मराठा नीति, पेशवा बाजीराव की मराठा नीति थी ध्वज, मराठा ध्वज को अटक से कटक तक फहराने की नीति थी। यानी जो मराठा ध्वज है उसको कहाँ से कहाँ तक, अटक से लेकर कटक तक फहराने की इच्छा थी। तो ये थी पेशवा बाजीराव की मराठा नीति। दूसरा क्वेश्चन है, राजस्थान में मराठाओं ने सर्वप्रथम कब और कहाँ प्रवेश किया था। यानी राजस्थान के अंतर्गत 1711 ईस्वी में, और ये कहाँ से प्रवेश करते हैं, मेवाड़ में प्रवेश करते हैं। यानी मराठा 1711 ईस्वी में मेवाड़ के अंतर्गत सबसे पहले प्रवेश करते। आगे है लघुतरात्मक क्वेश्चन, जयपुर उत्तराधिकारी संघर्ष पर टिप्पणी लिखी। उदयपुर के महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री चंद्र कंवर बाई का विवाह सवाई जय सिंह के साथ 1708 में इसी शर्त पर हुआ कि मेवाड़ की राजकुमारी से उत्पन्न पुत्र ही जयपुर के सिंहासन पर बैठेगा। यानी आपको पहले बताया था 1708 के अंतर्गत देबारी समझौता होता है, जिसके तहत मेवाड़ के अमर सिंह द्वितीय, जिनकी पुत्री होती है चंद्र कंवर बाई, और यहाँ से मारवाड़ से होते हैं अजीत सिंह, जिनकी पुत्री होती है सूरज कंवर, और इन दोनों का विवाह होता है सवाई जय सिंह से। और शर्त रखी गई थी कि भाई अमर सिंह की जो द्वितीय की पुत्री थी चंद्र कंवर, उनसे जो उत्पन्न पुत्र होगा वही सिंहासन पर बैठेगा। और इनसे जो उत्पन्न पुत्र होता है वो होता है माधव सिंह, और बड़ा ज्येष्ठ पुत्र होता है उनका ईश्वरी सिंह। लेकिन जब 1743 ईस्वी में सवाई जय सिंह की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद उनका ज्येष्ठ पुत्र ईश्वर सिंह गद्दी पर बैठा। इस
के प्रतिक्रिया में मेवाड़ के राजकुमारी चंद्र कंवर बाई से उत्पन्न पुत्र माधो सिंह ने अपने मामा जगत सिंह द्वितीय के सहयोग से ईश्वर सिंह को क्या दी थी, चुनौती दी। और इसी के तहत दो युद्ध हुए थे, एक तो राजमहल का युद्ध और दूसरा बगरू का युद्ध। राजमहल का युद्ध कब होता है, 1747 के अंतर्गत, और बगरू का युद्ध होता है 1748 के अंतर्गत। राजमहल के युद्ध के अंतर्गत विजय किसकी होती है, ईश्वर सिंह की, और बगरू के युद्ध के अंतर्गत विजय होती है माधो सिंह की। और बाद में ईश्वर सिंह ने क्या कर ली थी, आत्महत्या कर ली थी। और आत्महत्या जो उनके सेनापति थे हरगोविंद नट्टा ने उनकी कूटनीतिकता के कारण उन्होंने क्या की थी, आत्महत्या कर ली थी। और माधो सिंह मराठों के सहयोग से जयपुर का क्या बन जाता है, शासक बन जाता है। अब आगे क्वेश्चन है, जो हुडा सम्मेलन में क्या जो समझौता हुआ था, समझौते के जो पत्र था उसके अंतर्गत क्या क्या शर्तें रखी गई थी। हुडा सम्मेलन में जो समझौता तय किया गया था उसमें यह निश्चित किया गया था कि इस सम्मेलन में शामिल सभी राजपूत शासक एक दूसरे के साथ मिलकर रहेंगे। यानी मेवाड़ महाराणा जगत सिंह द्वितीय जो इसकी अध्यक्षता करते हैं, आमेर के कौन होते हैं, सवाई जय सिंह, जोधपुर के होते हैं अभय सिंह, नागौर से होते हैं बख्त सिंह, और कोटा से होते हैं महाराव दुर्जन सिंह। आप थोड़ा सा याद रखना इसके बारे में। और कुछ जैसे बीकानेर से होते हैं जोरावर सिंह, और बूंदी से होते हैं दलेल सिंह, और करौली से होते हैं गोपाल दास, और किशनगढ़ से होते हैं राज सिंह। और फिर कहा गया कि भाई एक का शत्रु व मित्र, दूसरे का शत्रु व मित्र होगा। कोई भी अगर नई योजना बनाती है तो सब मिलकर निश्चय करेंगे। और वर्षा ऋतु के पश्चात कहाँ पर इकट्ठे होंगे, रामपुरा में पुनः सभी एकत्रित होंगे। आगे अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये अगले भाग के अंतर्गत चर्चा करेंगे इसके बारे में। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।